बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये पार्ट 26 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं कलंदर ज़ात। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज तालिया, मुसन्निफ अमजद जावेद। ये किताब 1874 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 26 सफ़ा नंबर 249 से। केशव, तुम मेरी जायदाद वाला मामला जल्द से जल्द हल कर दो, बाकी मैं देख लेता हूँ। जसपाल ने यूं कहा जैसे उसकी जंजीरें खुल जाएंगी। सिर्फ 1 या 2 हफ्ते, तुम्हारा केस मुतलका महकमे के अहलकारों ने देख लिया है। अब बस उनके साथ रिश्वत तय होनी है। तो वो करो ना, देर किस बात की है? जसपाल ने तेजी से कहा। वो भी हो गया समझो, मैंने 1-2 दिन में फाइनल कर लेना है। वो इत्मीनान से बोला। अंदाजन कितनी रकम मांग सकते हैं? मैं इसका। जसपाल ने कुछ कहना चाहा तो वो टोकते हुए बोला, नहीं जरूरत। जसमिंदर ने अकाउंट में हासी रकम डाल दी है, तुम इसकी फिक्र न करो। चल ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। वो उठते हुए बोला। हाँ, वो मैंने तुम्हारे लिए 10 बंदों का इंतजाम कर दिया है। वो तेरे साथ हवेली में रहेंगे। मैंने उन्हें ओगी भेज दिया है। केशव ने इससे उठकर हाथ मिलाते हुए कहा, ठीक है। जसपाल ने सर हिलाते हुए कहा और वो दोनों बाहर की जानिब चल दिए। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो ओगी पहुंच गए। वो सीधा कोठी गया। वहां उसने सामान वगैरह रखा। फिर ज्योति को बताया कि हवेली में रहने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। वहां चंद लोगों ने रहना है, इसलिए कम से कम उनके सोने का बंदोबस्त करने के लिए बिस्तर निकाल दे और रात का खाना तैयार कर दे। बस ऐसी ही बातें बताकर वो हवेली की तरफ चल पड़ा। वो रास्ते में ही था कि उसका सेल फोन बज उठा। वो रणवीर का फोन था। वापस ओगी आने पर खुशामदीद कहता हूँ जसपाल। अच्छा किया तुमने खुद फोन कर लिया, वरना मैं तेरी तरफ खुद आने वाला था, उसने सर्द लहजे में कहा। तो अब आ जाओ, मैं चौकी में ही बैठा हूँ। क्या तुम्हारे साथ हरप्रीत नहीं आई? सुना है किसी ने उसे गोली मार दी थी। अब तुम्हें सारी बात का पता है तो क्यों चुगलखोर औरतों की तरह कनसुइयां ले रहे हो? ये कहकर वो कहका लगाकर हंस दिया। सुना है तुमने हवेली में बदमाश भी बुला लिए हैं। देखना, ये जो कुछ भी करेंगे उसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम पर होगी। मैं अपनी जिम्मेदारी जानता हूँ रणवीर, तुम नहीं जानते हो। अब तक क्या तफ्तीश की तुमने? लगता है तुम्हें अब अपना नाम बदलना पड़ेगा। वो क्या कहते हैं उन्हें जो किसी का फेंका हुआ उठाकर खाते हैं? उसने खुद पर काबू पाते हुए कहा, लेकिन गुस्सा उसके लहजे से छलक गया था। जसपाल, तुम मुझे नहीं जानते, मगर आहिस्ता आहिस्ता जान जाओगे। मैं बंदे पर फौरन हाथ नहीं डालता, मगर उसे मजबूर कर देता हूं कि वो खुद चल कर मेरे पास आए। तुम्हें भी आना होगा। फिर तुम जितने सवाल करना, मैं उनके जवाब दूंगा। अगर सवाल न कर सके तो फिर जवाब फौरन देना, उसने कहका लगाते हुए कहा। अब तो चल पड़े हैं रणवीर, देखना क्या होता है, जसपाल ने कहा और फोन बंद कर दिया। वो ओगी पिंड में पहुंचकर हवेली के सामने जा रुका था। हवेली के बाहर देगे चढ़ी हुई थी। एक ट्रक साइड में खड़ा था, जिसमें से मजदूर सामान उतारकर अंदर ले जा रहे थे। सामने ही से एक सिख नौजवान लड़का खड़ा था, जिसने सफेद पतलून, पीले और हल्के सब्ज रंग की शर्ट और सफेद ही पगड़ी पहनी हुई थी। उसकी छोटी छोटी दाढ़ी थी। वो उसकी गाड़ी की तरफ मुतवज्जा था। जसपाल जब कार से उतरकर दरवाजा बंद कर चुका तो वो आगे बढ़ा और जोरदार अंदाज में हाथ मिलाते हुए बोला, मैं परयाल सिंह हूँ भाई जी, बाकी को मैं ही लीड करूंगा। ओ परयाल, कैसे हो? ये देगे और ये सामान, उसने इधर उधर देखते हुए कहा। देगे इसलिए चढ़ाई हैं कि लोग यहां से आकर खाना ले जाएं। लोगों को मालूम होना चाहिए ना कि हवेली आबाद हो गई है। और बाकी रही सामान की बात, तो भाई जी हमने यहां रहना है। बसते घरों में सामान के बगैर कैसे रहा जा सकता है? मतलब तुम लोग सारा बंदोबस्त करके आए हो? जसपाल ने कहा। जी भाई जी, केशव साहब ने कहा है कि आपको फोन कॉल भी ना करनी पड़े। रकम का कोई मसला नहीं है, केशव साहब बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा तो वो हवेली की तरफ बढ़ते हुए बोला, आई मैं आपको सबको मिलवा देता हूँ। हाँ चलो, जसपाल ने कहा और दोनों अंदर की जानिब बढ़ गए। नया पैराग्राफ। दिन अच्छा खासा निकल आया था। जब मेरी आंख खुली, मैं छत पर ही पड़ा था। मुझे किसी ने जगाया ही नहीं था।
मैं रात सोना नहीं चाहता था, लेकिन न जाने इतनी जोरों की नींद कहां से आ गई। सूरज की गर्मी का एहसास ही था जिसने मुझे जागने पर मजबूर कर दिया। मैंने इधर उधर देखा, फिर उठकर नीचे आ गया। मैं सीधा बाथरूम में गया, वहां खूब नहाकर कसलमंदी दूर की। वापिस अंदर की तरफ आया तो कमरे में नाश्ता लगा हुआ था, मगर न अम्मा दिखाई दी और न सोहनी। मैंने नाश्ता किया, ठंडी लस्सी के गिलास ने पुरसुकून कर दिया। मैं इस वक्त गिलास रखकर थोड़ा सुकून करना चाह रहा था कि सोहनी कमरे में आई। वो काफी हद तक सोगवार सी थी। मैंने एक निगाह उस पर देखा। वो एक टुक मेरी तरफ देखे जा रही थी। उसके लब धीरे धीरे लर्ज़ां थे। मैं फिलहाल उसका सामना नहीं करना चाहता था, इसलिए फौरन ही बाहर जाने का सोचा। मैंने अपने जूता पहना और बाहर जाने की नीयत से उठ खड़ा हुआ। उससे भांप लिया कि मैं जाना चाहता हूँ, इसलिए सोहनी ने बड़े नरम अंदाज से अपना हाथ मेरे कांधे पर रख दिया। मैंने मुड़कर उसे देखा। उसने एक लम्हा मेरी आंखों में आंखें डाली और फिर मेरे गले लगकर जारों की तार रोने लगी। मैंने उसे रोने दिया। हिचकियों और सिसकियों में उसका बदन लरसने लगा। मैंने उसे संभाला दिया और खुद से अलग करते हुए कहा, ये कड़वा घूंट तो तुझे पीना ही होगा सोहनी। मैं तो ज़हनी तौर पर पहले ही तैयार थी, मगर इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। बाप मिला भी तो बस चंद घंटे। ये कहते हुए वो फिर से रोने लगी। सोहनी, जितना रो सकती हो अपने बाप को रो लो, मगर इसके बाद नहीं रोना। सोचो तुम चंद घंटे के लिए बाप को रो रही हो, जो तुम्हें भी जिंदा नहीं देखना चाहता था। मैं भी तो हूं, जिसे बाप के लम्स का एहसास तक नहीं। मुझसे मेरे बाप की शफकत छीनने वाला वही बाप था। अब रो लो जितना रोना है। मैंने बहुत हद तक अपने जज्बात पर काबू पाते हुए कहा, क्या मैं अपने बाप की मैयत पर जा नहीं सकूंगी? मैं उसका चेहरा आखिरी बार नहीं देख सकूंगी? सोहनी ने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं अभी बाहर जाऊंगा, बाहर की फिजा क्या है इस बारे में मालूमात लूंगा, फिर कुछ कह सकता हूं। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अगर मुमकिन हो सके तो खुदारा, उसे मिन्नत भरे अंदाज में कहा। मैंने इसकी आंखों से आंसू पूंछते हुए कहा, सोहनी, इतनी नरम दिल मत बनो। जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उन्हें भूलना पड़ता है, ना भूले तो रोग बन जाता है, जिसकी मिसाल मैं हूं। मुर्दा चेहरा को आंखों पर मत रखो। लेकिन अगर तुम चाहती हो तो हवेली चली जाओ, मैं अम्मा के साथ तुम्हें भेज देता हूं। मुझे नहीं लगता कि मैंने फिक्रा जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया। अम्मा तो सुबह की वहां चली गई हैं। मैं जानती हूं कि मुझे वहां धत्कार दिया जाएगा। सोहनी ने किसी हद तक खुद पर काबू पा लिया था। फिर भी तुम चाहती हो? मैंने हैरत से पूछा। जरूरी तो नहीं कि बंदे की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। ये कहते हुए उसने गहरी सांस ली और बेड पर बैठ गई। उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। इसका मतलब था कि मैं भी उसके पास वहीं बैठ जाऊं। मैंने लम्हा भर को सोचा और फिर उसके पास बैठ गया। देख सोहनी, तुझे चाहे जायदाद की भूख है या नहीं, लेकिन शाहजेब को है। वो किसी सूरत भी तुझे जिंदा नहीं देखना चाहेगा। अब तुझे अपने सामने से हटाने का वो कोई तरीका भी आजमाए, मुमकिन है वो तुझे बहन का मान और इज्जत देकर हवेली में भी ले जाए, या फिर सीधे स्वभाव कत्ल करवाने की कोशिश करे। मुमकिन है कोई साजिश करके कत्ल करवा दे। उससे कुछ भी बैद नहीं है। मैं जानती हूँ जमाल, मुझे जायदाद की कतन कोई भूख नहीं, और ना ही मैं इसके लिए कोशिश करूंगी। मेरी माँ के पास इतना सरमाया है कि मैं सुकून से जिंदगी गुजार लूं, और अगर मेरी माँ भी मुझे अपने गले ना लगाए तो मुझे इतना यकीन है तू मुझे जरूर अपनी जूतियों में जगह देगा। सोहनी ने कुछ इस अंदाज से कहा कि मेरे दिल में इसके लिए हमदर्दी, प्यार और मोहब्बत की लहरें एक दूसरे से अटकेलियां करती हुई कहीं दूर तक फैल गईं। ये याद रखो, मैं अब तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कभी भी तुम पर ना अपना दावा रखूंगा और ना जबर करूंगा। तुम अपनी मर्जी की मालिक हो, जो चाहे सो फैसला करो। मैंने अपनी सोच का इजहार कर दिया। तभी उससे मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और बोली, मैं तुझे अपना दिल दे चुकी हूँ जमाल। एक आम लड़की जब अपना दिल दे देती है तो फिर वही उसका सब कुछ होता है, वो चाहे जान ले ले या जिंदा रखे।
मैं तो फिर एक तवाइफ हूँ। तवाइफ का जिस पर दिल आ जाए ना, वो। सोहनी ने कुछ कहना चाहा तो मैंने इसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया, फिर गहरी संजीदगी से कहा, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती कि खुद को तवाइफ समझना छोड़ दो, इस जिंदगी को भूल जाओ? तुम चाहो तो। उसने बड़े गंभीर लहजे में जवाब दिया, सोनी मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं तुमसे मोहब्बत महसूस करता हूँ, और बिलाशुबा तुम इतनी प्यारी हो, ऐसी हो कि तुमसे मोहब्बत की जाए, लेकिन मुझे खुद पर एतमाद नहीं है। आज मैं हूँ, पता नहीं अगले चंद लम्हों में या महज चंद घड़ियों में ना रहूं। कोई भी सनसनाती हुई गोली मेरा जिस्म ठंडा कर दे, और फिर ऐसा न कहो जमाल, उसने तड़प कर कहा, नहीं मुझे कहने दो। जिस तरह की जंग मैंने छेड़ ली है, इसमें बहुत कुछ नहीं है। कल अगर शाहजेब मुझे अपने डेरे पर मार देता तो क्या होता? जिंदगी और मौत बेशक अल्लाह के हाथ में है, लेकिन यूं भी तो हो सकता है ना, मेरी बाकी जिंदगी किसी जेल हाने में गुजर जाए, या मैं इश्तिहारी बन जाऊं, जिंदा होते भी तुम तक रसाई ना हो। मैंने इस हकीकत से उसे आगाह किया जिस बारे में वो भी अच्छी तरह आगाह थी। वो चंद लम्हे सोचती रही, फिर बोली, तुम ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि तुम्हारा जो मकसद था वो पूरा हो चुका? हम ये जगह, ये इलाका ही छोड़ देते हैं, मैं अपनी जिंदगी छोड़ देती हूँ, ताकि हम किसी दूसरी जगह एक नई जिंदगी का आगाज करें। बहुत अच्छी बात है, मैं भी एक पुरसुकून जिंदगी जीना चाहता हूँ, एक पुरसुकून घर का ख्वाब मेरे अंदर भी है। लेकिन सोहनी, क्या ये सब एक दो दिन में हो सकता है? हमें यहाँ से समेट कर किसी नई जगह पर जाकर नई जिंदगी शुरू करने में कुछ दिन तो लगेंगे। मैं तेरी बात मान लेता हूँ, फिर भी अगर मेरी जिंदगी में सुकून ना रहा, वही सब कुछ हुआ जो मैंने तुम्हें पहले कहा है, तो फिर? मैंने तेजी से कहते हुए से पूछा। वो जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा सोहनी, तब मुझे वो जिंदगी छोड़ते हुए बहुत दुख होगा, इतना दुख कि शायद तुम इसका तसव्वुर भी ना कर सकती हो। इस वक्त मेरी जान अकेली है, मेरे साथ कुछ भी हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम कैसे कह सकते हो कि इस वक्त तुम अकेली जान हो? क्या अम्मा नहीं है? क्या मैं नहीं हूं? उसे तड़प कर कहा, सुन, जब अम्मा ने मुझे ये रास्ता दिखाया था तो साथ ही ये सबक भी दे दिया था कि पुत्र, खुद को अकेला ही समझना, मेरी फिक्र मत करना, मेरे बारे में सोचोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सबक मैंने याद रखा, उसने मुझे हौसला दिया। आज मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुका हूं, लेकिन ये कामयाबी अभी अधूरी है। शाहजेब ने पलटकर मुझ पर वार करना है, और मैं बुज़दिलों की तरह यहां से भाग जाना नहीं चाहता, यहीं रहना चाहता हूं। और जब तक तुम्हारी बात है, तुम्हारा ये चंद दिन का साथ मुझे यूं लगता है जैसे हम सदियों से एक हों। बिलाशुबा तुम मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन तुम बताओ, क्या मैं इन हालात में एक घर बना सकता हूं? तुम्हारे ख्वाबों में रंग भर सकता हूं? मैं बेहद जज्बाती हो गया था, इसलिए कहता चला गया, जमाल तुम जो सोचो, जो चाहो, मैं तुम्हारी हूं। जिंदगी के आखिरी लम्हे तक मैं तेरी मुंतजिर रहूंगी। मैं अपना आप तेरे लिए वक्फ कर चुकी हूं। उसने आहिस्तगी से कहा और अपना सर मेरे कांधे पर रख दिया। तभी मैंने उसे समझाते हुए कहा, जिंदगी मैं भी जीना चाहता हूं, लेकिन एक जरा सब्र। मैंने खुद यहां नहीं रहना, यहां से बहुत दूर चले जाना है। तुम जानती हो कि मैंने यूं ही अचानक इस खेल से नहीं निकल सकता, जरा वक्त लगेगा, और तुम मेरे साथ उस वक्त तक का इंतजार कर लो। मैं तुम्हारी हूं, तुम मेरी जिंदगी के मालिक हो। जो चाहो और जैसा फैसला करो मुझे कबूल होगा, उसने हतवी अंदाज में कहा। तभी मैंने उसकी जुल्फों में उंगलियां फेरते हुए कहा, बस यही यकीन रखना कि मैं तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा। ये चंद दिन, चंद हफ्ते भी हो सकते हैं, चंद महीने, फिर हम एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। और अगर मैं ना रहा तो ऐसा मत सोचो। उसने जल्दी से खुद को अलग करके मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। तुम ये बातें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो। तुम्हें तो मेरे साथ चलते हुए बहुत बहादुर होना पड़ेगा, बहुत हौसला रखना पड़ेगा। मैंने इसके होंठों की नरमाहट को अपनी उंगली की पोर से महसूस करते हुए कहा, तुम देखना जमाल, मैं तेरे रंग में खुद को कैसे रंगती हूँ। ये कहकर वो दोबारा मेरे कांधे से लग गई।
मैं कुछ देर उसकी पीठ थपकता रहा। ऐसे में गेट बजने की आवाज आई। वो मुझसे अलग हो गई। मैं उठा और गेट तक पहुंचा। बाहर छाका था। वो खामोशी से चलता हुआ मेरे साथ दलान में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद इधर उधर देखा और पूछा, अम्मा नहीं है? वो हवेली गई है। सुना है सरदार शाहदीन कत्ल हो गया है। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। मकसद यही था कि इस हवाले से वो मुझे मजीद बातें बताए। हाँ, सुना तो यही है। कोई कहता है उसने खुदकुशी कर ली और कोई कहता है कत्ल हुआ है। वो कोई बहुत ही जालिम शख्स था जिसने इसके नरहरे पर खंजर फेर दिया। वैसे अगर वो खुदकुशी कर लेता तो ज्यादा अच्छा नहीं था? छाके ने सरसरी अंदाज में पूछा। मेरे ख्याल में उसके जहन में ये बात नहीं आई होगी। है पता चला कि शाहजेब क्या कहता है? मैंने पूछा। वो अभी तक खामोश है। पुलिस आई थी सुबह सुबह, क्योंकि कत्ल का पता ही सुबह चला है। रात सारे मुलाजमीन और सिक्योरिटी गार्ड डेरे पर थे। वहां क्या खिचड़ी पकती रही है ये तो अभी मालूम नहीं हुआ। मुझे चाचा बैरू अभी नहीं मिला। मैं एक चक्कर उसके घर का लगा आया हूँ। वो हवेली में है। आता है तो मालूम हो जाएगा। तो पुलिस के आने के बारे में बता रहा था। मैंने पूछा। हाँ, पुलिस आई थी। उन्होंने लाश को कब्जे में ले लिया है और कस्बे वाले हॉस्पिटल ले गए हैं। शाहजेब भी साथ है। यकीनन अब FIR दर्ज होगी। सरदार तो पूरा जोर लगा देंगे कातिल पकड़ने के लिए। इलाके की क्या सूरत हाल है? क्या इलाके में ये बात गर्दिश नहीं कर रही कि शाहजेब अपने बाप का कातिल खुद भी हो सकता है? उसने किसी किराए के कातिल से ये कत्ल करवाया क्योंकि वो अपने बाप से नाराज था। सिक्योरिटी वालों के साथ डेरे पर था। शक तो जाना है उसकी तरफ। मैंने सोचते हुए कहा। हाँ, ये तो मुमकिन है कि ऐसी बाज़गश्त भी हो। फिर नाराजगी की वजह भी सामने आएगी। पुलिस वाले तो जानते हैं ना कि शाहजेब नाराज था। एक दूसरे के साथ अच्छी खासी झड़प भी हो चुकी थी। छाके ने भी सोचते हुए कहा। तो अच्छा है, नाराजगी की वजह भी मालूम हो जाए। इलाके में पता चलेगा तो सारी कहानी लोगों पर खुल जाएगी। मेरा ख्याल है सोहनी को इस इलाके में इज्जत और एहतराम मिलना चाहिए। ये साबित करना होगा कि वो तवाइफ नहीं है। मैंने छाके की तरफ देखकर कहा। सब कुछ मुमकिन है जमाले। देखिए ऊंट किस करवट बैठता है। शाहजेब पर ही है ना शक, कि वो शक की उंगली किस तरफ करता है। फिर वहीं से बात चलेगी। मेरे ख्याल में ये चंद दिन तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। जाहिर है उनके ताल्लुक का दायरा वसी है। उसका अपना एक सियासी असर और रसूख भी है। ये सिलसिला चलेगा। फिर देखेंगे क्या होता है। वो यूं बोला जैसे रावी अभी चैन ही चैन लिखता है। गांव के लोग क्या कहते हैं? नूर नगर में तो हैरत फैल गई होगी। मैंने पूछा। हाँ, हैरत तो है। वो सोच रहे हैं कि इतने बड़े बंदे पर हाथ किसने डाल दिया। खैर, जमाले जो होना था वो तो हो गया। तुम जहन में रखना कि इस कत्ल की तफ्तीश बड़े आला पैमाने पर होगी और हो सकता है अगर शाहजेब ने चाहा तो, वरना कुछ भी नहीं होगा। इतना कहकर उसने आहिस्तगी से कहा, तुम बहुत मोहतात रहना। मैं मोहतात ही हूँ। मैं बहुत कुछ सोच चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि शाहजेब कैसी सोच रखता है। मैंने उसके बारे में अभी कुछ नहीं करना। हाँ, अगर इसने कुछ किया तो अपना दिफा करना तो बनता है छाके। वो तो है। खैर, अब देखते हैं कि अपने मुंह से हवा क्या निकालता है, तो फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना है। ये कहकर उसने इधर उधर देखा और पूछा, अम्मा तो हवेली गई हैं, क्या सोहनी भी घर पर नहीं है? उसने इतना ही पूछा था कि किचन में से सोहनी ने आवाज दी। हाँ छाके, क्या बात है? मैं इधर चाय बना रही हूँ तुम्हारे लिए। बस यही कहना था मैंने। जल्दी से बना लो, उसने कहा और मेरी तरफ देख के मुस्कुरा दिया। इससे पहले कि हम कोई बात करते, गेट पर दस्तक हुई। मैं कदरे हैरान हुआ कि अम्मा को दस्तक देने की क्या जरूरत है। दरवाजा तो खुला हुआ है। मुमकिन है कोई और हो। ये सोचकर मैं उठा और गेट तक गया। मैंने बाहर झांका तो सामने DSP खड़ा था। उसके इर्द गिर्द बहुत सारी पुलिस की नफरी थी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बाहर वाला कमरा खोलता हूँ।
یہ کہہ کر میں نے گیٹ بند کرنا چاہا تو اس نے میرا بازو پکڑ لیا، پھر بڑے سرد لہجے میں بولا، میں تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں، چالاکی دکھانے کی کوشش کی تو گولی مار دوں گا۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھا اور پھر پلٹ کر اندر کی جانب نگاہ دوڑائی۔ سونی اور چاکا مجھے دیکھ رہے تھے۔ میرے سامنے ڈی ایس پی میرا بازو پکڑے ہوئے میری گرفتاری کا اعلان کر چکا تھا۔ نیا پیراگراف: میں بھاگوں گا نہیں ڈی ایس پی صاحب، اور نہ ہی میں یہ پوچھوں گا کہ مجھے کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے، چلیں میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، میں نے تحمل سے کہا۔ تو وہ غصے اور روب زدہ لہجے میں بولا، تم بھاگ سکتے بھی نہیں ہو، اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھا دو۔ اس کا انداز مجھے چیلنج کرنے والا تھا، مگر میں نے خود کو ٹھنڈا رکھتے ہوئے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں سوچ چکا تھا کہ میں نے کسی بھی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں کرنی۔ کہا نا گرفتار کر لیں مجھے، میں نے کہا تو اسی غصے بھرے لہجے میں بولا، یہ نہیں پوچھوں گے کہ میں تمہیں کس جرم میں پکڑ کے لے جا رہا ہوں؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور کوئی چاہے تو بکری چوری کا الزام بھی لگا سکتا ہے۔ آپ گرفتار کرنے آئے ہیں تو کر لیں، مگر میں یہ ثابت کر دوں گا کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، محض مجھے پھنسایا جا رہا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے دھیرے سے اپنا بازو چھڑوایا اور پولیس وین کی جانب بڑھ چکا جو مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ ہتھکڑی لگاؤ اسے، اس نے اونچی آواز میں اپنے کسی ماتحت سے کہا۔ اگلے ہی لمحے ایک کانسٹیبل آگے بڑھا اور اس نے مجھے ہتھکڑی لگا دی۔ میں اس کے ساتھ پولیس وین میں جا بیٹھا۔ میں نے دیکھا سونی گیٹ کی درز سے مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اطمینان رکھنے کو کہا، تب تک وین چل دی۔ اس کے پیچھے گاڑیوں کا قافلہ یوں چل رہا تھا جیسے کسی اشتہاری مجرم یا پھر دہشت گرد کو پکڑ کے لے جایا جا رہا ہو۔ جلد یا بدیر ایسا ہونا ہی تھا، میں چاہے لاکھ محتاط رہتا، کوئی ثبوت بھی نہ ہوتا، لیکن شاہ زیب نے پھر بھی مجھے گرفتار ضرور کروانا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ قتل میرے سوا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اب یہ بات الگ تھی کہ وہ مجھ پر یہ جرم ثابت کر سکتا تھا یا نہیں۔ مجھے اس کے سیاسی اثر و رسوخ اور تعلقات کا پوری طرح اندازہ تھا۔ وہ چاہے جرم ثابت کر سکتا تھا یا نہیں، لیکن قانونی شکنجے میں جکڑ کر مجھے انتہائی کمزور کرنے کی بھرپور کوشش ضرور کر سکتا تھا۔ لاشعوری طور پر میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا کہ وہ مجھ پر الزام لگائے اور میں اس سے بری ہو جاؤں، پھر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ سردار شاہ دین کو میں نے مارا ہے۔ اب یہ شاہ زیب سے ایک نئی طرح کی جنگ تھی۔ اس نے مجھے پھانسی گھاٹ لے جانا تھا اور میں نے اسے بچ کر دکھانا تھا۔ اب یہ کیسے ممکن ہو پاتا، اس بارے میں میں قطعاً نہیں جانتا تھا۔ ہاں، مگر اس جنگ کی شروعات ہو چکی تھی۔ میں اسے کسی اور طرح کی جنگ لڑنا چاہتا تھا، لیکن اس نے پہل کر دی تھی۔ پولیس گاڑیوں کا قافلہ تیزی سے چلتا جا رہا تھا۔ اس وقت میں بالکل بھی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا، لیکن لاشعوری طور پر مجھے پریشانی تو لاحق ہو گئی تھی۔ مقدمہ بازی میں نہ جانے کتنا وقت لگے، فی الحال تو ضمانت کروانے پر ہی سارا زور لگ جانا تھا۔ میں نے تمام تر سوچوں کو جھٹک دیا۔ اب جو ہونا تھا وہ ہو کر ہی رہنا تھا۔ قصبے کے تھانے میں یہ گاڑیوں کا قافلہ آ کر رک گیا۔ میرے اترنے سے پہلے ہی پولیس نفری نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ تاثر یہی تھا کہ جیسے کسی بہت بڑے مجرم کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے۔ میں جانتا تھا کہ یہ مجھ پر نفسیاتی دباؤ ہے، اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا تھا کہ پولیس میرے بارے میں کس حد تک سنجیدہ ہو چکی ہے۔ اب یہ مجبوری میں تھا یا فرض شناسی کے باعث، میں نہیں جانتا تھا۔ مجھے اس گھیرے میں ڈی ایس پی کے کمرے میں لے جایا گیا، جو ذرا ہٹ کر تھا۔ وہی ڈی ایس پی جو رات تک ہمارے اور سردار کے درمیان سمجھوتا کروا رہا تھا، اب وہی آفیسر بنا مجھے گھور رہا تھا۔ دیکھو جمال، کسی بھی قسم کی چالاکی یا ہوشیاری دکھانے کا مطلب اپنی موت کو آپ دعوت دینا ہوگا۔ تم پر سردار شاہ دین کے قتل کا ہی الزام نہیں، بلکہ اس کے ڈیرے پر حملہ کرنے، وہاں 6 قتل کرنے کا بھی تم پر الزام ہے۔ کوشش کریں گے کہ آج ہی تمہیں عدالت میں پیش کریں اور تمہارا ریمانڈ لے لیں۔ مجھے امید ہے کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو گے۔ ڈی ایس پی صاحب، آپ مجھ پر جتنے چاہے الزام لگا لو، یہ آپ کا اختیار ہے یا پھر آپ کی مجبوری۔
क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे मुझ पर इल्जाम लगाने वाला कौन है? किसने कहा है कि ये सब मैंने किया है? सरदार शाहजेब ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। नामजद पर्चा तुम्हारे खिलाफ है। डीएसपी ने कहा, ठीक है जनाब, अब कत्ल मुझ पर डाल दिया गया है, पर्चा भी हो गया है तो मैं भुगतूंगा। मैंने बड़े तहम्मुल से कहा, बस तुम्हें यही बताना था कि तुम पर क्या इल्जामात हैं। ताउन करोगे तो मैं तुम्हारे लिए नरम गोशा पैदा कर सकता हूं, वरना। ये कहते हुए उसने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। इस वरना कहने के बाद बड़े मानी हेज अंदाज में देखा था। इसका मकसद मैं समझ गया था। वो महज मुझे नफ्सियाती दबाव और खौफजदा करना चाहता था। उसने मुझे ले जाने का इशारा किया तो इंस्पेक्टर ने मेरा बाजू पकड़ा और बाहर की जानिब ले जाने लगा। इन्हीं लम्हात में पीरज़ादा वक्कास उस दफ्तर में दाखिल हुआ। उसने आते ही माहौल का जायजा लिया, फिर सीधा ही डीएसपी के पास जाकर हाथ मिलाते हुए कहा, आप जमाल को गिरफ्तार करके तो ले आए हैं, लेकिन जब तक मैं इसकी जमानत न करवा लूं, आपने इसको हाथ भी नहीं लगाना। ये न हो कि आप इस पर तशद्दुद करें। आप बैठे तो सही। डीएसपी ने इंस्पेक्टर को रुकने का इशारा करते हुए पीरज़ादा वक्कास से कहा, मगर वो बैठा नहीं। खड़े खड़े बोला, नहीं, मैं बैठने के लिए नहीं आया, बस जमाल का पता करने आया था और ये तस्दीक करने आया था कि इसकी गिरफ्तारी डाल दी है या नहीं। क्या मतलब है आपका? डीएसपी ने तेवरी चढ़ाकर कहा, मतलब ये कि गिरफ्तारी डालेंगे तो मैं जमानत कराऊंगा। अगर आपकी इसकी गिरफ्तारी ही नहीं डालते और रात को या किसी भी वक्त, ये कहते हुए उसने इशारे से खत्म करने की बात की, मतलब आपका ये कहना है कि हम इसे मावराए अदालत कत्ल कर सकते हैं। उसने गुस्से से कहा, जाहिर है ऐसा होता है और हो रहा है। मैं जानता हूं कि शाहजेब ने हमदर्दी की आड़ में कहां तक रसाई हासिल कर ली है। महज इल्जाम पर आपने इसे गिरफ्तार कर लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? पीरज़ादा वक्कास ने काफी हद तक गुस्से में कहा। तो डीएसपी ने तहम्मुल से कहा, अगर आप ये सारी बातें समझते हैं तो फिर आप अपनी रसाई बताएं और दिखाएं। ये तो अपनी अपनी हिम्मत की बात है। ठीक है, मैं कोई आपसे हमदर्दी की भीख नहीं मांगने आया, बस यही बताने आया था कि जमानत हो जाने तक आप इस पर तशद्दुद करें और ना ही ज़हनी अजियत देंगे। ये कहकर वो पलटा और सीधा मेरे पास आकर मेरे कांधे पर हाथ रख दिया। सुन जमाल, मैं सारी बात समझ सकता हूं। मैंने अपनी कोशिश शुरू कर दी है। इन्होंने अभी तक तुम्हारी गिरफ्तारी नहीं डाली। इसका मतलब है कि कहीं नीयत में फतूर है। शाम होने तक अगर इन्होंने गिरफ्तारी ना डाली तो फिर जो मुझसे हो सका वो मैं करूंगा। तुम हौसला रखना और आंखें खुली रखना, बाकी मैं देख लेता हूं। ठीक है, मैंने कहा तो वो तेजी से बाहर की तरफ निकल गया। इंस्पेक्टर ने डीएसपी की जानिब देखा और फिर मुझे लेकर ऑफिस से निकलता चला गया। जिस वक्त उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया था उस वक्त मेरे जहन में इतना कुछ नहीं था। पीरज़ादा वक्कास के आने तक मेरे जहन में कहीं कहीं खदशात थे, मगर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन वो आकर डीएसपी के सामने बात खोल गया था और मुझे उनकी नीयत का अंदाजा हो गया था। तब मुझे इतनी फिक्र नहीं लाक हुई थी, बल्कि गांव में मौजूद अम्मा और सोनी के बारे में भी खतरा महसूस होने लगा। शाहजेब जैसा बंदा इंतकाम में आकर कुछ गुंडे मेरे घर पर भेज दे तो इससे आगे ना मैं सोच सका। मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ने लगी। मैं इस मामले को जितना आसान समझ रहा था वैसा था नहीं। मुझे पुलिस के शिकंजे में कसकर वो कुछ भी कर सकता था। मैं एकदम से मुस्तरिब हो गया। नया पैराग्राफ। ओगी पिंड में सूरज गरूब हो चुका था। जसपाल ने हवेली से फोन करके ज्योति को बताया था कि वो बिस्तरों वगैरह का बंदोबस्त ना करे। वो काफी देर तक प्रयाल सिंह के साथ हवेली में रहा, फिर वापस कोठी आ गया। वो मुसलसल हरप्रीत को सोचे चला जा रहा था। ये पहला मौका था कि वो इस घर में उसके बगैर रह रहा था। अब तक उसने कई बार अनुजीत को फोन करके हरप्रीत के बारे में पूछ लिया था। हर बार उसने ताजा सूरत-ए-हाल से आगाह किया था, जो हनूस पहले ही की तरह थी। इस वक्त वो ड्राइंग रूम में बैठा इन्हीं सोचों में खोया हुआ था कि बंता सिंह आ गया। हाँ, क्या बात है बंता सिंह? उसने पूछा।
वो जी बाहर पिंड के कुछ बंदे आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं, उसने बताया। कौन है? ओगी पिंड के ही हैं, कोई 10-12 बंदे हैं, बंता सिंह ने 10-12 पर जोर देते हुए कहा। तो जसपाल ने उसकी तरफ देखा, फिर सोचते हुए बोला, अच्छा चलो इन्हें लान में बिठाओ, मैं आता हूँ। इसके साथ ही ये पाठ अपने इख्तिताम को पहुंचा। लेता हूँ, जसपाल ने यूं कहा जैसे उसकी जंजीरें खुल जाएंगी। इसके साथ ही ये पाठ अपने इख्तिताम को पहुंचा। इसके साथ ही ये पाठ अपने इख्तिताम को पहुंचा। तुम उधर ही रहना, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर वो पुलिस स्टेशन की लोकेशन पूछने लगा। फिर फोन बंद करके अनुजीत से कहा, मैं जा रहा हूँ। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा। जीदी से कहा, ये मेरा मामला है, इसे मैं बेहतर समझता हूँ। पता नहीं कब, किससे और कहाँ मुलाकात हो जाए, मुझे तो बहरहाल अपना मकसद हासिल करना है ना, वो तेजी से बोला। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।